ओके बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग करंट अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा था। जस्ट पढ़ा ही था, पूरी चीज नहीं हो पाई थी। हमने जस्ट जस्ट उसका डेरिवेशन करा था। ठीक है, तो सीरीज एलसीआर एक बार शॉर्ट में एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। हमने पढ़ा था कि एक रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तीनों को एक साथ अगर मैं एसी पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दूं, तीनों सीरीज में है, तो तीनों में करंट जो आएगा वो भी साइनसोइडली आएगा। मैंने करंट को मान लिया था आई नॉट साइन ओमेगा टी, और फिर मैंने पोटेंशियल निकाला कि नेट पोटेंशियल क्या है। तो नेट वोल्टेज जो आ गया था वो आ गया था वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फेज। एसी में हमने हर जगह यही देखा कि साइनोसोडल करंट से साइनोसोडल पोटेंशियल आता है, बस पीक वैल्यू और फेज में फर्क होता है। बाकी सब कुछ सेम सेम फ्रीक्वेंसी से वेरी करते हैं वो, बस कुछ फेज डिफरेंस होता है और पीक वैल्यू में फर्क होता है। हमने यहाँ पर सीखा था कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट का जो रेशो है, वही आरएमएस पोटेंशियल और आरएमएस करंट का भी रेशो आएगा। वो हमने नाम दे दिया था इम्पिडेंस। उस चीज को हमने नाम दे दिया था इम्पिडेंस। जेड से रिप्रेजेंट करा था मैंने इसे, और जेड इक्वल टू सर्किट के लिए आता था रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो इम्पिडेंस इज लाइक इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, वो इम्पिडेंस है। हमने इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करा था। फिर फेज डिफरेंस हमने निकाला था पोटेंशियल और करंट के बीच में। पोटेंशियल इज लीडिंग द करंट बाय अ फेज फाई, एंड द वैल्यू ऑफ दिस फेज डिफरेंस वाज एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ये फेज डिफरेंस था, और हमने सारी चीजें फेजर से भी ड्रॉ करके समझी थी। जो इंस्टेंटेनियस तीनों एलिमेंट्स में पोटेंशियल्स थे, उनके फेजर बनाए थे। सर्किट में जो करंट है वो तीनों में सेम है, तीनों एलिमेंट में। तो करंट का फेजर मैंने मान लिया था आई नॉट लेंथ का है ओमेगा टी एंगल पर। पोटेंशियल इन रजिस्टर वो इसी के फेज में था, उसकी पीक वैल्यू वी नॉट आर, उसको लिख देंगे अपन आई नॉट इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू। इंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो करंट से पाई बाय 2 एंगल आगे होता है। तो इंडक्टर का पोटेंशियल पाई बाय 2 एंगल आगे, उसको लिख दिया आई नॉट इंटू एक्सएल। कैपेसिटर का पोटेंशियल करंट से पीछे होता है, उसको बोला आई नॉट इंटू सी, आई नॉट सी, एंड दैट इज पोटेंशियल लिखा मैंने वी नॉट सी, वो हो जाएगा आई नॉट इंटू एक्सी। ठीक है, ये तीनों पोटेंशियल्स का वेक्टर पोटेंशियल्स का रिजल्टेंट करके हमें नेट पोटेंशियल भी मिल गया था। इन तीनों का वेक्टर एडिशन करके हमें नेट पोटेंशियल भी मिला था। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, इनका रिजल्टेंट ये आया, उसमें वी आर एडिशन होकर नेट पोटेंशियल मिला था, जिससे फेज डिफरेंस और लेंथ भी निकाली थी हमने। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन ने पिछली क्लास में देखी थी। तो हमको ये समझ में आया था कि इंडक्टर और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंसेस होते हैं ना, तो रिएक्टेंसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं जब सीरीज में लगा दिया जाए दोनों को। और रजिस्टर के साथ इनका पाई बाय 2 एंगल है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और रिजल्टेंट ऐसा आ गया। ऐसे कुछ समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम जैसा कोई रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे। चलो, क्या ये सब चीजें पढ़ ली थी अपन ने, ये याद आ रहा है? ओके, नाउ मैंने एक चीज और बता दी थी आपको कि अगर दो एलिमेंट ही हो, मान लो तीसरा एलिमेंट है ही नहीं, मान लो सर्किट में केवल एल और आर हो, कैपेसिटर है ही नहीं, तो क्या करना है? तो क्या करोगे, कुछ नहीं है, कैपेसिटर का जो एक्सी है उसे गायब कर देना हर जगह से। यहाँ से एक्सी गायब कर देना, यहाँ से इस एक्सी को हटा देना, तो फिर तुम्हें सब चीज दिख जाएगी क्या होना चाहिए, है ना। अब इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है। तीनों को एक एसी पोटेंशियल के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल की जो आरएमएस वैल्यू है वो 200 वोल्ट है, और जो सर्किट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो 10 रेडियन पर सेकेंड की है। रेजिस्टेंस इज ऑफ 10 ओम, इंडक्टेंस इज ऑफ 1 हेनरी, कैपेसिटेंस इज ऑफ 10 मिलीफेराड। 10 मिलीफेराड का कैपेसिटर है। ठीक है, 10 मिलीफेराड का कैपेसिटर। थोड़ा इंडक्टेंस थोड़ी बढ़ा देता हूं मैं, 1 कैपेसिटर को कम कर रहा हूँ, 5 मिलीफेराड कर रहा हूँ, ज्यादा हो जाएगा। 10 ही रहता तो इसको 2 कर देते, 2 हेनरी।
थोड़ा सा डाटा मैंने एडजस्ट करा। ये मैंने ऐसी सर्किट दे दी आपको, 3 चीज सीरीज में लगा दी है। चलो अब सबसे पहले मैं क्या क्या पूछ रहा हूँ, एक तो एक्सएल एंड एक्ससी कितना है, पहली चीज सर्किट का इम्पीडेंस कितना है, पोटेंशियल आरएमएस दिया है तो सर्किट में आरएमएस करंट क्या आएगा, ये तीनों चीज बताओ। सबसे पहले तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैंने पूछी है, ये बताओ, करो। चलो काफी बच्चों को जवाब भी आने लग गए मेरे पास तो यार, वेरी गुड। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है, इंडक्टर दी है, कैपेसिटेंस दे दिया है मैंने कितना है, एक्सएल एक्ससी पूछ लिया है मैंने, सर्किट में ओमेगा भी दे दिया है देखो आपको। चलो निमित का जेड का आंसर तो आ गया, वेरी गुड जेड, वेरी गुड निमित। अब आई आरएमएस भी बता दो मुझे। ठीक है, चलो एक्सएल एक्ससी ये सब तो बहुत आसान है बच्चों, आया कि नहीं बाकी लोगों का, निमित के अलावा किसी का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास। अनिश का आ गया, चलो ऋत्विक का आ गया, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्सेल, एक्सेल डिफाइन होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा तो दिया हुआ है देखो मैंने, और एल भी दिया हुआ है, तो 10 इंटू 2 यह आ जाएगा 20 ओम्स, ये रेजिस्टेंस होता है तो 20 ओम्स बोलेंगे उसे। फिर एक्सी वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा दिया है 10, सी मैंने दिया था 10 मिली फेराड, मिली मतलब 10 पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 ओम्स। एक्सेल और एक्सी आ गया। फिर सर्किट का जेड पूछा, इंपिडेंस, इंपिडेंस होता है रूट ओवर, लिखा तुम्हारे सामने, तो रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी इसका स्क्वायर, तो देखो 10 रूट 2 हो जाएगा, इतना आसान है। फिर जेड के बाद मैंने पूछा आई आरएमएस, आरएमएस करंट कितना है सर्किट में, तो आरएमएस पोटेंशियल इज 200, तो कुछ बताया नहीं मैंने पोटेंशियल के बारे में, तो वो आरएमएस ही है, एसी में हमेशा आरएमएस ही दिया जाता है चीजें, तो 200 वोल्ट आरएमएस पोटेंशियल है, उसको जेड से डिवाइड कर दो तो आरएमएस करंट आ जाएगा, देखो लिखा था बी बाय जेड इक्वल टू आई आ जाएगा, तो 200 बाय जेड कर दो, जेड इज 10 रूट 2, तो 200 बाय 10 हो गया 20 बाय रूट 2, मतलब 10 रूट 2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास आरएमएस करंट। सिंपल, आया क्या समझ में सब कुछ अच्छे से? देखो कहीं कोई डाउट तो बताओ। चलो मुझे लगता है कि सबको क्लियर है ये। अब मैं कुछ और भी चीज पूछना चाह रहा हूं। मैंने क्या करा, एक वोल्ट मीटर लगा दिया अक्रॉस रजिस्टर, तो इसकी रीडिंग क्या आएगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस जो मैंने वोल्ट मीटर लगाया है उसकी रीडिंग क्या आएगी, बताओ, करो। लो आयुष का कुछ जवाब आया, ठीक है आयुष देखते हैं। सही है आयुष, बिल्कुल सही। बाकी भी दीजिए जल्दी जवाब, आसान है बहुत। रेजिस्टेंस में तुम्हें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू पता है, रजिस्टर के लिए तुम्हें करंट की आरएमएस वैल्यू पता है,
रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकाले? तो आई इंटू आर, है ना, पोटेंशियल आई इंटू आर कर सकते हो, ओम्स लॉ जैसा लगा सकते हैं। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर के आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वो हो जाएगा करंट जो भी उसमें से फ्लो कर रहा है उसकी आरएमएस वैल्यू इंटू आर, ये मैंने पढ़ा हुआ है बस। तो आर मल्टीप्लाई करो विच इज 10, वो करंट ये लिखा हुआ है तो 100√2 हो जाएगा। आ गया आंसर, वेरी इजी। आया क्या समझ में अच्छे से? ठीक है, चलो ऐसे ही आप बताओ, मैं अगर इंडक्टर और कैपेसिटर का अलग अलग पूछता पोटेंशियल तो बता सकते हो ना मुझको? इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की आरएमएस वैल्यू, कैपेसिटर के अक्रॉस आरएमएस पोटेंशियल बता सकते हो क्या? है ना, यस बता सकते हो आप, बिल्कुल सही। तो मैंने एक काम करा, मैंने एक कॉमन वोल्टमीटर लगाया दोनों का मिलाकर, इसकी रीडिंग क्या आएगी? इसकी रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग ऑफ V अक्रॉस L एंड C, L और C को मिलाकर उनके अक्रॉस मैंने पोटेंशियोमीटर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, तो बताओ उसकी रीडिंग क्या आएगी? बताओ। आयुष बोल रहा है 100√2, नहीं आयुष 100√2 आएगी क्या? एक मिनट में देखता हूँ। हाँ सही है, सही है। निमित गलत जवाब। सानिध्य गलत जवाब। ऋत्विक आपका सही लग रहा है मुझको। एल और सी, इंडक्टर और कैपेसिटर में पोटेंशियल जो होते हैं वो एकदम एक दूसरे के अपोजिट फेज में होते हैं। इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल जो आएगा वो लिखोगे आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सटी। इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल जो रहेगा वो आएगा आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सटी। तो आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सटी, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना है, उसके आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो वी आरएमएस ऑफ एल एंड सी कंबाइनली वो हो जाएगा आई इन आरएमएस इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी। समझे? जो फेजर वोल्टेज आएगा वो ये आएगा, उसकी आरएमएस वैल्यू के लिए पीक को √2 से डिवाइड करोगे तो आई आरएमएस इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी। ये होना चाहिए रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ एल एंड सी, जो भी कंबाइंड वोल्टेज है एल और सी का उसकी आरएमएस वैल्यू। समझे? तो आई आरएमएस वाज 10√2, एक्सएल माइनस एक्ससी इज गोइंग टू बी 10, तो आने वाला 100√2, 100√2। इसका आंसर होना चाहिए 100√2। समझ में आ रहा है ये? चलो अब सानिध्य निमित आपसे गलतियां क्या हुई? आपने ये सोचा, गलती नहीं है, वो नॉर्मल बात है, बच्चों को ऐसा लगता है कि जो टोटल पोटेंशियल है उसमें से इसको माइनस कर दो तो बचा हुआ पोटेंशियल मिलेगा। ऐसा भी होता है कई बार कि टोटल में से इसको माइनस करके यहाँ का पोटेंशियल मिलेगा। बिल्कुल सही होता अगर मैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल पूछता तो, लेकिन आपको तो ये आरएमएस दिया है और यहाँ पर आरएमएस पोटेंशियल दिया है। आरएमएस का रिलेशन ऐसा नहीं आता है, आरएमएस का रिलेशन देखो वो जेड वाला आता है। ये आर उधर मल्टीप्लाई करो, आर उधर मल्टीप्लाई करो, ये पीक वैल्यू बाय √2 आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा, ये आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा। तो आरएमएस में देखो पाइथागोरस थ्योरम जैसा रिलेशन है, आरएमएस पोटेंशियल का रिलेशन केवीएल जैसा नहीं है कि जस्ट डायरेक्ट ऐड कर दो। समझे? इसलिए आरएमएस पोटेंशियल को इस तरह से सॉल्व करना पड़ा। चलो अब रजिस्टर और इंडक्टर का मिलाकर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो वो क्या था? V of R and L combined। रजिस्टर और इंडक्टर का मिलाकर जो पोटेंशियल आएगा उसकी रीडिंग क्या आएगी? बताओ। रजिस्टर और इंडक्टर को मिलाकर जो पोटेंशियल दिखेगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या आएगी?
तो काफी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। रजिस्टर और इंडक्टर में, रजिस्टर का पोटेंशियल का फेजर ये रहा, इंडक्टर का पोटेंशियल का फेजर ये रहा, इनका रिजल्टेंट जो वोल्टेज आएगा उसके आरएमएस वैल्यू पूछिए। तो इन दोनों में आई नॉट और आई नॉट तो कॉमन था, वो बाहर ले लो, आर और एक्सएल बचेगा। तो लास्ट पार्ट जो 6 पार्ट पूछा है उसका आंसर हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इनका इफेक्टिव इंपेडेंस, दोनों का मिलाकर इफेक्टिव इंपेडेंस इंटू इनसे फ्लो करने वाला करंट, ये आएगा रीडिंग। ठीक है, करंट वाज 10√2 और इफेक्टिव इंपेडेंस इज रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। तो अंदर से 10 कॉमन आ गया तो 100√2 इंटू दिस इज गोइंग टू बी रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 5, ये आ गया मेरे पास 100√10 आंसर। काफी बच्चों के ये आंसर है। चलो ये समझ में आ रहा है, देख लो सब अच्छे से। ओके बहुत बढ़िया है ना। तो ये जो क्वेश्चन देखा इसमें हमने एक एलसीआर सर्किट पूरा ले लिया। मैं पार्शियल भी दे सकता था आपको, मैं ऐसा भी दे सकता था कि कैपेसिटर नहीं है, केवल एल और आर है। तो ऐसे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं अपन भाई, दो दो एलिमेंट वाले क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रजिस्टर है 3 ओम का, ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस मैंने आपको दे दिया 4 हेनरी। सर्किट में 10 वोल्ट पोटेंशियल लगाया है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड का ओमेगा इसका। ठीक है, चलो सर्किट में आरएमएस करंट बताओ। कुछ लिखा है, आरएमएस लिखने की जरूरत नहीं होती है। पहला करंट बताओ, दूसरा फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, थर्ड इफ V इक्वल टू 10√2 sin t plus 30 degree, write equation of current in circuit and equation of VF। चलो करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले सर्किट में करंट पूछ लिया मैंने कितना है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। करो एक एक करके चीजें। चलो अनीश का तो फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ गया, एक एक पार्ट का आंसर निकालते जाओ है ना, वो ज्यादा आसान रहेगा। निमित का भी आ रहा है। करंट निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन जेड, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, जेड कितना होगा यहाँ पे, जेड के लिए पहले एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल कितना होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या दिया है 1, एल दिया है 4, तो ये 4 ओम्स आ गया। 3 और 4, जेड होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सी तो है ही नहीं, तो नीचे देखो 5 आ गया, 10/5 मतलब 2 एम्पीयर। फेज डिफरेंस, अब फेज डिफरेंस का रिलेशन क्या बताया था मैंने, tan phi होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, याद करो। tan phi रिजल्टेंट फेज डिफरेंस एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, यहाँ पे एक्सी तो है ही नहीं, तो एक्सएल बाय आर 4/3 मतलब 53 डिग्री, लगभग 53 डिग्री का एंगल आ जाएगा फेज डिफरेंस। तीसरे पार्ट में V की इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन ऑफ करंट पूछा है, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, करंट की पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू 2 थी, पीक वैल्यू हो जाएगी 2√2 sin ओमेगा टी। अच्छा, वोल्टेज से करंट इतने फेज पीछे होगा, हमने याद करो ये फेज डिफरेंस वोल्टेज का निकाला था, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बना रखा था, वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो वोल्टेज इतना एंगल आगे है, तो करंट को लिखने के लिए जो भी वोल्टेज का पूरा फेज था उसमें से फेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फेजर में आपको, वोल्टेज आगे था करंट पीछे था, वोल्टेज का फेज करंट से कितना आगे था वो निकाला था हमने ये, तो करंट को इतने एंगल पीछे कर दो, बस ये आ गई करंट की इक्वेशन। आ रही क्या करंट की इक्वेशन समझ में।
देखो अच्छे से, यस। चलो, अब यही करंट दोनों एलिमेंट में, दोनों में सेम करंट है। आपसे पूछा है इंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन बताओ, तो इंडक्टर के पोटेंशियल की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वो होगा करंट की पीक वैल्यू इंटू एक्सएल करोगे 4, तो उसका पोटेंशियल आएगा। ये इंटू 4 करो एक्सएल, तो 4 इंटू ये करोगे तो 8√2, ये पोटेंशियल की पीक वैल्यू आ गई, इंटू साइन। अच्छा, इंडक्टर का पोटेंशियल उसके करंट से 90 डिग्री फेज में आगे होता है, तो इसमें प्लस 90 करना पड़ेगा। इंडक्टर का पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो प्लस 90 कर दो, जो भी करंट की इक्वेशन है उसमें प्लस 90 कर दो। आ रहा है क्या समझ में? यस। चलो, एक क्वेश्चन और कर लिया हमने, नेक्स्ट करते। चलो अगला क्वेश्चन करो ट्राई। कैपेसिटर का कैपेसिटर सब कुछ सही दिया है मैंने क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में सब कुछ सही दिया है वो, करो थोड़ा दिमाग लगाओ। सर हाँ, सर ये कैपेसिटर पे सर सर 15 सी होगा या 50 ओम सर? सर मैंने तो 50 ओम लिखा है, यस सर। तो सर सी यू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के बदले और क्या हो सकता है जिसको ओम में दे सकता हूँ मैं, बताओ। ये सर समझ गया। समझ गए, वेरी गुड, यस। चलो, 5 ओम 15 ओम, कैपेसिटर पे ओम्स में लिखा है मतलब वो एक्सी होना चाहिए, ये एक्सी है, ये आर है, जेड पूछा है, √r²
प्लस एक्स इसका स्क्वायर 5 कॉमन ले लिया इसमें, अंदर बचा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 5 रूट 10। रेशियो ऑफ पीक वोल्टेज इन रजिस्टर एंड कैपेसिटर, पीक वोल्टेज दोनों में करंट सेम है, दोनों में करंट सेम है, दोनों सीरीज में है तो करंट सेम है, तो पोटेंशियल की पीक वैल्यू का रेशो मतलब एक्सएल और आर का रेशो हो जाएगा, है ना, 1:3 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। करंट तो सेम है, करंट इनटू रेजिस्टर करोगे तो पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टर मिलेगा, करंट इनटू एक्ससी करोगे तो पोटेंशियल ऑफ एक्ससी मिलेगा। अब दोनों का रेशो सिंपली आर और एक्ससी का रेशो 1:3 होना चाहिए। फेज डिफरेंस 10 पाई, वो क्या लिखेंगे, वो होता था एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। अब एक्सएल तो है ही सर्किट में, बस -15/3, 15/5 -3, तो फेज डिफरेंस आ गया -10⁻3। माइनस साइन ये बता रहा है कि वोल्टेज आगे नहीं है, वोल्टेज पीछे है। कैपेसिटर वोल्टेज को पीछे कर देता है और करंट और इंडक्टर वोल्टेज को आगे कर देता है, तो सर्किट में ओनली कैपेसिटर है, इसलिए कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है। इसमें वोल्टेज इज लैगिंग देन करंट, वोल्टेज करंट से पीछे है तो सर्किट कैपेसिटिव है, अगर वोल्टेज करंट से आगे होता तो सर्किट इंडक्टिव बोलते हैं अपन, इसलिए ये सर्किट इंडक्टिव है, इसमें वोल्टेज करंट से आगे होगा, ये इंडक्टिव है। किसी भी सर्किट में अगर वोल्टेज करंट से आगे है, वोल्टेज करंट से आगे तो इंडक्टिव और वोल्टेज करंट से पीछे तो कैपेसिटिव। चलो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। ये हटा रहा हूं सब। चलो बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, मैं भी सॉल्व करता हूँ। टोटल पोटेंशियल 50 लगाया, रजिस्टर को पोटेंशियल 30 मिल रहा है, तो इंडक्टर का पोटेंशियल हमें पता नहीं है ना, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, टोटल जो पोटेंशियल होगा उसको लिख सकते थे रूट ओवर रजिस्टर के पोटेंशियल की जो आरएमएस वैल्यू उसका स्क्वायर और इंडक्टर के पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। आरएमएस तो अपन ने पढ़ा था, तो टोटल पोटेंशियल का स्क्वायर कर दो 2500, ये हो जाएगा रजिस्टर के पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर 900 प्लस वीएल आरएमएस
तो यहाँ से VL RMS हमें मिल जाएगा। VL RMS आ रहा है हमारे पास 40 वोल्ट। अब ये दोनों तो सीरीज में है, तो सीरीज में इनके जो पोटेंशियल का रेशियो होना चाहिए वो XL और R का रेशियो होना चाहिए। R बाय XL शुड बी 30/40, मतलब XL समझ में आ गया हमको 4 ओम है ना। XL 4 ओम आ गया तो Z होना चाहिए फिर 5 ओम और RMS करंट 50/5 दैट इज 10 एम्पियर। कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है क्या? किसी को भी कोई डाउट हो तो इसमें बताओ। मेरे पास सबके आंसर आ ही गए थे वैसे तो आपके, तो एक बार सोच लो अच्छे से क्या करा है मैंने। टोटल पोटेंशियल जो है 50 वोल्ट है, वो आरएमएस दिया है। आरएमएस पोटेंशियल का रिलेशन इस तरह का आता है, इंडक्टर में पोटेंशियल जो आरएमएस का है उसका स्क्वायर, रजिस्टर में जो आरएमएस पोटेंशियल है उसका स्क्वायर, इसका रूट करोगे तो आपको नेट पोटेंशियल की आरएमएस वैल्यू मिलेगी। हाँ ठीक है निमित, हाँ हाँ वही पोटेंशियल का एक तरह से पाइथागोरियन रिलेशन आता है यहाँ पर। चलो, तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, वो हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझो पहले तो क्या है। एक इंडक्टर है, इंडक्टर कॉपर वायर को बाइंड करके बनाई है हमने, कॉपर वायर को बाइंड करके हमने इंडक्टर बनाया है। तो ये जो इंडक्टर है उसको मैंने एक आइडियल एक सेल जिसके साथ 1 ओम का रेजिस्टर है उससे कनेक्ट करा। तो इस सर्किट में स्टेडी स्टेट में अमीटर की रीडिंग आपको बता दी है, रीडिंग ऑफ अमीटर इन स्टेडी स्टेट क्या है वो आपको बता दी है, और अमीटर आइडियल है, आइडियल अमीटर है, ठीक है। नाउ स्विच को शिफ्ट कर दिया पोजीशन 2 पर, स्विच को पोजीशन 2 पे शिफ्ट करा, फिर से इक्विलिब्रियम स्टेट में या जो स्टेडी स्टेट है उसमें अमीटर की रीडिंग, ये वाले अमीटर की रीडिंग भी 5 एम्पीयर आ गई, दोनों की 5 एम्पीयर रीडिंग आ रही है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 रेडियन पर सेकेंड थी वो एसी सोर्स की, तो इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है करो, इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है करो। और क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। वो क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक है, नहीं, क्वेश्चन 100% सही है, आपको सोचना अच्छे से। चलो करो जल्दी से। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, करिए। ऋत्विक का कुछ जवाब आया मेरे पास, चेक करते रहिए ऋत्विक, हो सकता है सही हो। हाँ निमित, यही तो दिमाग लगाना है निमित, यही तो क्वेश्चन में कैच था, यही चीज पकड़ना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं अनीश,
एक चीज मुझे आज अच्छी लग रही है कि थोड़े बच्चों का नंबर लाइव क्लास में भी ज्यादा है। कुछ बच्चे शायद लाइव क्लास अब अटेंड कर रहे हैं, तो एक दो बच्चों का नया नाम देख रहा हूं मैं। जैसे वसुधरा, वसुधरा आपका नाम तो मैंने आज पहली बार देखा क्लास में। फिर अर्णव भी कम ही दिखा मैंने क्लास में। चलो, इनिशियली प्योर डीसी सर्किट है, डीसी बैटरी है देखो, तो डीसी सर्किट है, और बाद में एसी सोर्स है तो एसी सर्किट है। ठीक है। इंडक्टर मैंने आपको बोला था कि कॉपर वायर से हम बनाते हैं। हर कॉपर वायर में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस लेस नहीं होता कॉपर वायर। वो तो मैं बार बार हमेशा आपको बोल दे रहा था कि इंडक्टर आइडियल है, या उसका रेजिस्टेंस के बारे में बोल नहीं रहा था। हर इंडक्टर को कॉपर वायर से बनाओगे तो उसमें कोई रेजिस्टेंस आएगा। हर इंडक्टर में कुछ रेजिस्टेंस होता है। द प्रैक्टिकल इंडक्टर्स हैव सम रेजिस्टेंसेस। तो वही सिचुएशन यहाँ है एक्चुअली। एमीटर तो आइडियल है, बैटरी 10 वोल्ट की है, 1 ओम रेजिस्टर है, तो स्टेडी स्टेट में यहाँ का करंट आना चाहिए था 10 एम्पियर, 10/1 10 एम्पियर आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 5 एम्पियर। तो हाउ इट कैन बी 5 एम्पियर? 5 एम्पियर हो कैसे सकता है? ये तभी हो सकता है जब सर्किट में रेजिस्टेंस टोटल 2 ओम का हो, 2 ओम का हो। तो 2 ओम का रेजिस्टर 1 ओम तो यहाँ दिख रहा है, बचा हुआ 1 ओम कहाँ हो सकता है? तो इसके अंदर है, इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है। तो इस इंडक्टर के अंदर 1 ओम का रेजिस्टर। ये समझ में आया? ओके, चलो, है ना। अब इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है अगर, तो इनिशियल रेजिस्टेंस उसमें कितना हो तुम्हें पता चल गया। अब स्विच को तुम सेकंड पोजीशन पे जब शिफ्ट करोगे तो फिर ये एसी सर्किट बन गया, जिसमें एल और आर हो गए, एल और आर हो गए। अब इसका जेड मिल जाएगा आपको। सेकंड केस में भी करंट अगर 5 एम्पियर है तो सेकंड केस में जेड आ गया आपके पास। देखो 10 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था, वोल्टेज था, 5 एम्पियर का करंट, तो 2 आ गया। ये होना चाहिए √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सएल समझ में आ रहा है हमको कितना होना चाहिए। एक्सएल मस्ट बी √3। तो सॉल्व दिस, देखो ये 4 हो जाएगा, 4 - 1 3, तो √3 आ जाएगा। अब एक्सएल अगर √3 है तो ओमेगा दे रखा है, ओमेगा इंटू एल √3, तो एल की वैल्यू आ गई √3/100, और एल किसमें दे देंगे? हेनरी में। ये आ गया आंसर। बोलो, आया क्या समझ में क्वेश्चन? यस, ओके। चलो, तो क्वेश्चन में बस ये चीज ट्रिक थी कि इंडक्टर्स के अंदर भी रेजिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है। वो हमने मैक्सिमम टाइम तो कह दिया जाता है इंडक्टर आइडियल है, या मैक्सिमम टाइम हमको सर्किट में ऐसा कुछ दिखता नहीं है जिससे हम इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंसेस समझ पाए। यहाँ पर वो चीज को ही अपन ने एक्सप्लोर करा। ओके, तो सीरीज एलसीआर सर्किट तो अब हो जाएंगे ना, देखो हमसे हमने कर ही लिए इतने सारे क्वेश्चन सीरीज एलसीआर सर्किट के, तो अब कैसा भी सीरीज एलसीआर आ जाए हम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं पैरेलल एलसीआर सर्किट। अभी हमने एलिमेंट्स को सीरीज में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ना नहीं सीखा। तो पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है ये देखते हैं अपन। चलो, पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है ये देखते हैं। पैरेलल एलसीआर सर्किट। अच्छा, आपके कोर्स में पैरेलल है नहीं, आईआईटी में पैरेलल नहीं लिखा है, लेकिन कभी कभी मेंस में देखा है कि पैरेलल के क्वेश्चन आ जाते हैं, और बहुत आसान है सीखना पैरेलल, तो इसलिए मैंने सोचा अपन कर ही लेते हैं, है ना। कोई ज्यादा टफ है नहीं पैरेलल सीखना, इसलिए अपन पैरेलल सीख लेते हैं। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट, मान लो एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, और एक कैपेसिटर है। इन तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद एन एसी पोटेंशियल, विद एन एसी पोटेंशियल। ठीक है, एसी पोटेंशियल के साथ तीनों को पैरेलल में लगा दिया। सीरीज एलसीआर में हमने देखा था तीनों में करंट सेम होगा, तो मैंने करंट को कुछ अज्यूम करा और करंट से फिर पोटेंशियल्स निकाले थे। पैरेलल में हमें क्या पता है, पोटेंशियल सेम होंगे, यहाँ पर पोटेंशियल सेम होंगे। जो भी मैंने यहाँ पोटेंशियल लगाया है, मान लो मैंने इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल दी V0 sin ओमेगा t, तो हर एक एलिमेंट को यही पोटेंशियल की इक्वेशन लिखेगी। तो तीनों में करंट अलग होगा लेकिन पोटेंशियल सेम होंगे।
हर एलिमेंट में करंट हो सकता है अलग आ जाए, लेकिन पोटेंशियल सेम होंगे। रजिस्टर का करंट IR, इंडक्टर का IL, कैपेसिटर का IC बोल दिया। ठीक है, हम तो ये पढ़े हुए हैं कि एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो उसमें करंट कैसे लिखते हैं, हमें आता है। इंडक्टर के बारे में भी हम जानते हैं कि उसके अंदर जो फ्लो करने वाला करंट और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका रिलेशन क्या है। ऐसी कैपेसिटर के लिए हमें पता है, तो क्यों ना वो यूज कर ले हम, है ना, यूज कर सकते हैं अपन। तो फटाफट यूज करते हैं हम। रजिस्टर का करंट वो पोटेंशियल के सेम फेज में होता है, उसको लिखेंगे V/R और फेज सेम होता है। फॉर इंडक्टर the peak value of current is V0/XL, XL से डिवाइड करके हमें करंट मिलता है। और पोटेंशियल इंडक्टर में पाई बाय 2 फेज आगे होता है। पोटेंशियल आगे तो आई कैन से दैट करंट इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 फेज बिहाइंड पोटेंशियल। ये इंडक्टर के लिए हो गया। फॉर कैपेसिटर the peak current will be V0/XC, V/XC into sin. Now here current will be ahead in pi by 2 phase. For capacitor potential is lagging and current is leading. तो करंट मैंने pi by 2 phase आगे कर दिया। ये समझ में आया? I can rearrange these two equations. I can take a negative common here, so this will be minus V0/XL into sin 90 minus omega t. Sin 90 minus omega t is going to be cos omega t. Similarly here, if I put this sin 90 plus theta, this is going to be cos theta. V0/XC cos omega t. So now I have three equations, these three currents in these three elements. The total current in the circuit by KCL क्या लिखना चाहिए बताओ मुझको? तीनों का एडिशन ही तो होना चाहिए। तो इन तीनों को फटाफट ऐड कर देता हूं मैं। देखो V0 तो सब जगह कॉमन है, तो V0 को कॉमन ही ले लेता हूं मैं। फर्स्ट टर्म में 1/R sin ओमेगा टी, सेकेंड एंड थर्ड टर्म में देखो V0 कॉमन लिया, XC और XL डिनोमिनेटर में दोनों में cos है, दोनों में से cos कॉमन ले लिया, 1/XC माइनस 1/XL इंटू cos ऑफ ओमेगा टी। ये आ गया हमारे पास करंट की इक्वेशन। बोलो क्या है, क्लियर है यहां तक? कोई समस्या? चलो वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इसे देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा आपको क्या करने वाला हूं मैं? कुछ हुआ क्या इसको देखकर? यस बिल्कुल सही निमित, ठीक है ना। तो वही अपना फेवरेट फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो करंट की इक्वेशन आ जाएगी, बाहर देखो V0 रह जाएगा, फिर a b तो √a² प्लस b स्क्वायर √1/r का स्क्वायर प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b/a, b is 1/XC minus 1/XL upon 1/R. This is going to be our final equation. ये इक्वेशन आ गई देखो हमारे पास, देखो अच्छे से, कोई डाउट? इज इट क्लियर? ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये इक्वेशन में हमको समझ में आ रहा है कि V इज करंट इज लाइक करंट की पीक वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन, वही साइनसॉइडल इक्वेशन है, देन देयर इज सम फेज डिफरेंस। तो करंट की पीक वैल्यू कितनी दिख रही है? करंट की पीक वैल्यू वो दिख रही है वोल्टेज की पीक वैल्यू इनटू समथिंग, या V/R या V/Z होना चाहिए ना करंट की पीक वैल्यू। तो दिस टर्म इज 1/Z, दिस टर्म इज 1/Z। I को लिख सकते हैं ना V/Z, तो दिस इज Z 1/Z। 1/Z कितना आ रहा है यहाँ पे? √1/R का स्क्वायर तो 1/XC माइनस 1/XL स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा है 1/Z। सर्किट में इंपेडेंस जो है वो इनवर्स वाला रिलेशन आ रहा है मेरे पास,
and that is root over 1 upon r square plus 1 upon xc minus 1 by xl square. So because elements are connected in parallel, तो पैरेलल में इनवर्स वाला रिलेशन आता है, यहाँ पर भी वैसे आया, दो रजिस्टर इनवर्स में ऐड होके रिजल्टेंट का इनवर्स आता है, तो 1 अपॉन z रिजल्टेंट z का इनवर्स इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है उनके इनवर्स का एडिशन होके आया, ठीक है। एंड नाउ आई हैव xc बिफोर देन xl, हमारे पास सीरीज में पहले xl माइनस xc होता था, यहाँ xc माइनस xl है। रीजन भी बिकॉज ये करंट के बारे में लिख रहे हैं अपन, अभी हम करंट का फेज लिख रहे हैं। फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस, नाउ करंट कितना फेज आगे है वो लिख रहे हैं, पोटेंशियल का फेज नहीं लिख रहे हम, करंट का लिख रहे हैं। तो करंट आगे कब होता है, जब कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर करंट को आगे रखता है, इसलिए कैपेसिटर यहाँ पर आगे आ जाएगा ना। आप अगर याद करो तो पिछली बार हमारा रिलेशन आया था एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, अब आया 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल अपॉन 1 अपॉन आर, इनवर्स का रिलेशन है, एंड बिफोर एक्सएल आई एम राइटिंग एक्सी, reason being because this is the phase of current with respect to potential, not potential with respect to current. This is current with respect to potential. Potential से current इतना आगे, तो current आगे कब होता है, जब xc होता है, इसलिए xc यहाँ पहले आ गया। ये समझ में आ रहा है क्या, ये समझ में आ रहा है क्या फेज डिफरेंस के बारे में, xc क्यों पहले आ गया है ना, ठीक है। And all the same things can be derived using phasor, phasor से भी derive कर सकते थे, phasor से भी सब कुछ कर सकते थे। सर्किट में सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल जो है वो तो सेम है, तो पोटेंशियल का फेजर सबका कॉमन, पोटेंशियल का फेजर सबका कॉमन। रजिस्टर में जो करंट होता है पोटेंशियल के फेज में होता है, ये रजिस्टर के पोटेंशियल का फेजर। इंडक्टर में फेज सॉरी कैपेसिटर में फेज में आगे होता है करंट, और इंडक्टर में फेज में 90 डिग्री पीछे होता है, ठीक है। पोटेंशियल का कंपैरिजन में, पोटेंशियल के कंपैरिजन में इंडक्टर का करंट पीछे होता है, पोटेंशियल के कंपैरिजन में कैपेसिटर का करंट आगे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे पोटेंशियल पीछे, ठीक है, और इंडक्टर में पोटेंशियल आगे करंट पीछे। चलो अब ये तीनों जो करंट है उनका वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट करंट ऐसे ही आएगा, है ना। यहाँ पे नेट करंट एल और सी का आ गया, फिर ये नेट हमारे पास रिजल्टेंट करंट सर्किट का आ गया, आई नो। और ये सारे इंडक्टर का करंट लिखेंगे V नॉट अपॉन एक्सएल, कैपेसिटर का करंट लिखेंगे V नॉट अपॉन एक्सी, रजिस्टर का करंट लिखेंगे V नॉट अपॉन आर, इसे 1 अपॉन आर वाला रिलेशन आ रहा है, आ रहा है क्या सब कुछ, फेजर से भी सब कुछ डिराइव कर सकते थे। बताओ कहीं भी कोई समस्या, ओके बहुत बढ़िया, है ना। तो पैरेलल एलसीआर के भी हमने रिलेशन तो डिराइव कर दिए, पैरेलल एलसीआर का जेड कैसे निकालेंगे, फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे, फेजर से कैसे लिखेंगे चीजें। अब दो एक बार में चीज होती, मान लो केवल रजिस्टर और इंडक्टर पैरेलल में होते, ये दोनों पैरेलल में होते, तो क्या करते, हम कर सकते है ना, वो भी कर सकते। केवल इंडक्टर और रजिस्टर होते तो सी वाला टर्म हटा देना हर जगह से, ये सी वाला टर्म हर जगह हट जाएगा, सब कुछ कर सकते हो आप, क्लियर। निमित बोल रहा है जो सीरीज में एलसीआर में पढ़ा था उसका इन्वर्स करके ये नहीं आएगा। हाँ तो ऐसा होता भी नहीं ना कि भाई दो रजिस्टर सीरीज में हमने जोड़ दिए और फिर जो रिजल्टेंट आए उसका इन्वर्स करके थोड़ी उनका पैरेलल वाला रिजल्टेंट मिलता है। बोलो दो रजिस्टर सीरीज में जोड़े R1 प्लस R2 हो गए, अब 1 अपॉन R1 प्लस R2 थोड़ी इन दोनों का पैरेलल में रिजल्टेंट आता है, समझे। आप जो कर रहे हो वो होना भी नहीं तो क्यों होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा ऐसा कर क्यों रहे। सर इसमें लेटर नहीं यूज होगा ना, सेम लेटर नहीं यूज होगा ना, नहीं Z तो हम किसी भी ऐसी सर्किट में जो सर्किट पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव इंपीडेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, उसको इंपीडेंस बोलते हैं और उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। AC सर्किट में रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग Z, तो ये तो है। हाँ अब मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया अर्णव का, सीरीज और पैरेलल साथ में आ जाए तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन अर्णव, सीरीज और पैरेलल साथ में आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी ने एक रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगाया
एक रजिस्टर के साथ एक इंडक्टर लगाया और इन दोनों को आपस में पैरेलल में कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? तो हमें पता है ये जो पोटेंशियल है और यहाँ जो करंट होगा उसमें क्या रिलेशन होगा। इस पोटेंशियल और यहाँ के करंट का रिलेशन आप लिख सकते हो, इस पोटेंशियल और यहाँ के करंट का रिलेशन लिख सकते हो, दोनों के करंट लिखकर फिर उनका रिजल्टेंट करंट निकाल सकते हो। फेजर से कर लो, एक एक इंडिविजुअल करके रिजल्टेंट कर लो फेजर, समझे? ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, वैसे ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब अगर डाटा वाटा दिया हो तो फिर देखेंगे, जब आएगा मिलेंगे अपन को क्वेश्चन ऐसे भी, तो कैसे करना है वहां सीख लेंगे। ठीक है, चलो तो मेथड रिपीट कर दीजिए। मेथड एक बार फिर से बता देता हूँ। भाई मान लो ये पोटेंशियल दे दिया अपन को, तो जो पोटेंशियल पता है उससे हम यहाँ का करंट तो निकाल सकते हैं ना। मान लो ये वाली ब्रांच नहीं होती तो क्या यहाँ करंट आता वो तो लिख ही सकते हो, और यहाँ के करंट में इस ब्रांच पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसे इस ब्रांच का करंट लिख सकते हो। तो इंडिविजुअल अपनी अपनी ब्रांच का करंट निकाल लो और उससे फिर नेट करंट निकाल दो, समझे? चलो, और इसकी एक ट्रिक भी होती है करने की। अगर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ लोगे, अभी कॉम्प्लेक्स शायद पढ़ा नहीं आप लोगों ने, कॉम्प्लेक्स आपका होने वाला है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा ना अभी? यस, है ना? तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे ना, हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लोगे तो मैं कोई ट्रिक भी बताऊंगा आपको, वो ट्रिक के बाद बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ नहीं आपका, तो आपको समझ आएगा नहीं कुछ भी। एनसीईआरटी वाला नहीं, एनसीईआरटी में जो है उससे नहीं चलेगा काम। कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके हम वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी चीजें सब कर लेना, वेक्टर रिप्रेजेंट करना, ये सब जब सीख जाओगे तब तुम्हारे लिए आसान होगा। ठीक है, अभी नहीं। ओके, अब सुनो होमवर्क। बिगिनर बॉक्स 2 100% हो जाएगा, करके लेके आना है। बिगिनर बॉक्स 1 आई थिंक वो तो कर ही लिया होगा। उसके अलावा इसके अलावा अब बचा क्या है देखो इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पावर, पावर का मतलब क्या होता है, वो कैसे निकालना है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चोक कॉइल, चोक कॉइल क्या होता है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बहुत छोटी छोटी सी 3 चीजें बची है, वो तीनों अपनी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा डैम्पिंग और एसएचएम, डैम्प्ड एसएचएम वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट है वो सब रिवाइज करेंगे। डैम्प्ड एसएचएम वगैरह हो जाएगा, देन फिर हम मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स चालू करेंगे। ठीक है, so does wave theory compulsory for next class? नहीं, एसएचएम आता है तो सफिशिएंट है, वेव्स की कोई जरूरत नहीं है ना? रेजोनेंस, वो वेव्स वाला रेजोनेंस नाम और यहाँ का नाम एक ही है पर मतलब थोड़ा सा डिफर करता है, तो वेव नहीं भी पढ़ाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है, चलो अब आपका काम क्या है, चैप्टर ऑलमोस्ट एंडिंग पर है जैसा आपको लग ही रहा है, तो आप इसके एक्सरसाइज चालू कर दो, एससी भी चालू कर दो, बिगिनर बॉक्स 2 पूरा करो, ये सारा काम कंप्लीट करके लाओ। वेडनेसडे को हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? तो वेडनेसडे को पेपर डिस्कशन कर लेंगे, 2 पेपर है उनको डिस्कस कर लेंगे। एमईसी की क्वेश्चन बैंक करेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ एमईसी क्वेश्चन बैंक जल्दी से सॉल्यूशन मिल जाए, वो मिल जाएंगे, भेज दूंगा मैं आपको। 1 2 3 4 कर लो, बहुत सारा काम है, जो जो जितना हो जाएगा उतना कर लेंगे अपन वेडनेसडे को। ठीक है, चलो तो आज अपन यही रुकते हैं, क्वेश्चन करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय सबको। BB1, अच्छा हाँ BB1 में कोई डाउट तो पूछ लो यार, अपने पास टाइम है थोड़ा सा। हाँ डाउट डिस्कस कर लेते। BB1 में कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट अ मिनट। एक मिनट दीजिएगा। BB1 का क्वेश्चन 6, if the frequency of source EMF in AC circuit is n, the power varies with the frequency। देखो AC सर्किट्स में वोल्टेज और करंट दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, ये पढ़ा है अपन ने। AC सर्किट में पोटेंशियल और करंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं, ये पढ़ा है। यस,
और पावर होती है V इंटू आई। प्रोडक्ट करोगे दो साइनसोइडल फंक्शन जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है उनका प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्टेंट जो फंक्शन आता है वो डबल फ्रीक्वेंसी का आता है। ये पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ कॉस टू थीटा, तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी। ठीक है, तो पावर इज V इंटू आई, वोल्टेज और करंट दोनों साइनसोइडल, प्रोडक्ट करोगे फ्रीक्वेंसी विल बी डबल, दैट्स व्हाई द पावर वेरीज इन एसी सर्किट विद डबल द फ्रीक्वेंसी। और कोई डाउट बिगनर बॉक्स में? देख लो अच्छे से। नहीं, ठीक है, फिर अगर कोई डाउट नहीं है तो अपन आज यहाँ रुक रहे, नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस वगैरह जो भी थ्योरी पढ़ना है वो करेंगे। BB2 पूरा करके लाओ। चलो बाय सबको, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।